राज्यसभा चुनाव में मची हलचल के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी से बगावत करने वाले 7 विधायकों को निलंबित कर दिया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने राज्यसभा चुनाव में पार्टी से बगावत करने वाले 7 विधायकों को आज निलंबित कर दिया। मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सपा मुखिया अखिलेश यादव पर तमाम तरह के आरोप लगाए। उन्होंने गेस्ट हाउस कांड का जिक्र करते हुए कहा कि अखिलेश के कहने पर यह मुकदमा वापस लेना उनकी गलती थी। लोकसभा चुनाव सपा और बसपा के गठबंधन में हो रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव चुनाव प्रचार की बजाय मुकदमा वापस कराने में जुटे रहे। मायावती ने मुलायम सिंह पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि 2003 में मुलायम ने बसपा तोड़ी तो उनकी बुरी गति हुई थी। अखिलेश ने यह काम किया, उनका भी वही हाल होगा। बसपा सुप्रीमो ने सपा पर आज जमकर निशाना साधा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्राह्मणों को रिझाने की भी बात कही। मायावती ने कहा सतीश मिश्रा फोन करते रहे अखिलेश यादव को, लेकिन उनका फोन अखिलेश यादव ने नहीं उठाया। यह ब्राह्मणों का अपमान है। मायावती ने यह भी कहा कि सपा को हराने के लिए भाजपा को भी समर्थन दे सकती हैं। बसपा से बगावत करने वाले विधायकों के सुर आज अचानक बदले से नजर आए। वह मायावती को अपना नेता मानने का बयान दे रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मायावती इस कदर नाराज हैं कि उन्होंने यहां तक कह डाला कि सपा को हराने के लिए एमएलसी चुनाव में उन्हें भाजपा को वोट देना पड़ा तो वो भी दे डालेंगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने दांव से विपक्षी एकता को जरूर तार तार कर दिया। उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ उपचुनाव हो रहे हैं तो दूसरी तरफ सियासी उथल पुथल मची हुई है। इसी क्रम में पूर्व सांसद अनु टंडन और अंकित परिहार ने आज कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही में अनु टंडन ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि पार्टी में लगातार जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनकी अनदेखी हो रही है। कांग्रेस को आज एक बड़ा झटका लगा जब उन्नाव से पूर्व सांसद और पार्टी की वरिष्ठ नेता अनु टंडन ने इस्तीफा दे दिया। अपना इस्तीफा ट्वीट करते हुए उन्होंने प्रदेश नेतृत्व से कोई तालमेल न होने और सहयोग न मिलने का आरोप लगाया। उन्होंने पार्टी नेतृत्व के पर भी सवाल खड़े किए। अनु टंडन के साथ में यूपी कांग्रेस महासचिव अंकित परिहार ने भी पार्टी छोड़ दी। वहीं इस दौरान अनु टंडन ने कहा पार्टी को राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा से बातचीत के बाद भी कोई रास्ता नहीं निकला। अनु टंडन ने यह भी कहा कि इतना दुख 2019 के चुनाव हारने के बाद भी उन्हें नहीं हुआ था। भले ही कांग्रेस कह रही हो कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस के नेता छोड़कर जा रहे हैं, कांग्रेस के लिए जरूर सोचने की जरूरत है। लखनऊ से मोहम्मद के साथ चंद्रमणि शुक्ला, आने टीवी। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए 10 उम्मीदवारों की सूची फाइनल कर दी गई है। हालांकि प्रकाश बजाज का जो सपा समर्थित उम्मीदवार थे उनका पर्चा कल ही खारिज हो चुका है, लेकिन इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा बनी हुई है और उत्तर प्रदेश में इसकी सरगर्मियां भी देखी जा रही हैं। प्रकाश बजाज आज सुबह सपा कार्यालय पहुंचे और सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से घंटों बातचीत की। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अभी न्यायिक प्रक्रिया बाकी है, यानी वो इस मामले को लेकर हाईकोर्ट जा सकते हैं। समाजवादी पार्टी से समर्थित प्रकाश बजाज का पर्चा तो कल ही खारिज हो गया, लेकिन अभी उसकी सरगर्मियां उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देखी जा सकती हैं। प्रकाश बजाज ने अभी भी हार नहीं मानी है। पर्चा खारिज करने को उन्होंने गलत बताया है और इसके लिए न्यायिक प्रक्रिया अपनाने की बात कही है। आज सुबह ही प्रकाश बजाज समाजवादी पार्टी के कार्यालय पहुंचे और अखिलेश यादव से मुलाकात किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के दबाव में उनका पर्चा खारिज किया गया है और इसके लिए वो कानून का सहारा लेंगे। एक तरफ जहां बसपा और सपा के बीच राज्यसभा उम्मीदवारी को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है और इस मामले में मायावती ने सपा पर करारा प्रहार किया है, लेकिन दूसरी तरफ अभी भी प्रकाश बजाज अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार दिख रहे हैं। प्रकाश बजाज अपने नामांकन पर्चा खारिज होने को लेकर जहां कोर्ट की शरण में जाने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ इसी मामले को लेकर सपा और बसपा के बीच में रार बढ़ गई है। अब देखने वाली बात ये होती है कि बसपा और सपा के बीच में ये लड़ाई कितना आगे बढ़ती है। कैमरामैन मोहम्मद के साथ नरेंद्र यादव, R9 टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में नाम और रंग बदलने की सियासत होती रहती है, लेकिन इस बार का मामला थोड़ा अलग है। गोरखपुर के रेलवे अस्पताल में टॉयलेट में हरे और लाल रंग की टाइल्स लगाने को देखकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भड़क गए और उनका कहना यह है कि ये रंग हमारी पार्टी के लोगों का है और इसको राजनीति दुर्भावना के चलते यहाँ पर लगाया गया है। इस दौरान उन्होंने बाथरूम की टाइल्स पर कालिक भी पोती और उन्होंने
साफ तौर पे कहा है कि अगर रेलवे की तरफ से दोषी के ऊपर कार्रवाई नहीं करी तो जल्दी हम एक बड़ा संघर्ष करेंगे। आपको बता दें, टॉयलेट में लाल हरे रंग की टाइल्स को लेकर गोरखपुर में सफाई पूरी तरह से भड़क चुके हैं। इस मामले में एनईआर की सफाई आने के बाद भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। सफाइयों ने कहा कि अगर टाइल्स को हटाया नहीं जाएगा तो हम एक बड़ा संघर्ष करेंगे। इस दौरान सफाइयों ने आज रेलवे अस्पताल पहुंचकर टाइल्स पर कालिक पोत दी। इसके साथ ही उन्होंने पूर्वोत्तर रेलवे ऑफिस पर प्रदर्शन किया और वहां पर एक ज्ञापन भी दिया। इस दौरान सफाइयों ने कहा कि अगर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो वो आर पार का संघर्ष करेंगे। सफाइयों के गुस्से को देखते हुए एनईआर जीएम के ऑफिस के आसपास आज भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। वहीं समाजवादी पार्टी ने आज एक ट्वीट भी किया और उसने लिखा कि दूषित सोच रखने वाले सत्ताधीशों द्वारा राजनीतिक द्वेष के चलते गोरखपुर रेलवे अस्पताल में शौचालय की दीवारों को सपा के रंग में रंगना लोकतंत्र को कलंकित करने वाली शर्मनाक घटना है। इस मामले पर संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाए, तत्काल रंग को बदला जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो जल्द ही एक बड़ा आंदोलन समाजवादी पार्टी की तरफ से होगा। समाजवादी पार्टी के ट्वीट के बाद कई तरह की राजनीति चर्चाएं होने लगी हैं। वहीं अस्पताल में टाइल्स के मामले को लेकर रेलवे की तरफ से कहा गया है कि टाइल्स को लगाना किसी राजनीति दुर्भावना का हिस्सा नहीं है, बल्कि साफ सफाई को लेकर वहां पर टाइल्स लगाई गई है और ये काफी पहले से वहां पर लगाई गई है। स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन के चलते ये पूरा काम किया गया है और इसको राजनीति द्वेष के चलते किसी और तरीके से जोड़ा जाना गलत है। लेकिन मामला अब पूरी तरह से राजनीति तूल पकड़ चुका है और आने वाले समय में देखना होगा कि दोषियों के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई होगी या फिर टाइल्सों का कलर बदला जाएगा या नहीं। लखनऊ से कैमरा पर्सन अमीश मिश्रा के साथ संदीप खेर, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश। कांग्रेस मुख्यालय से कांग्रेसी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को बर्खास्त करने की मांग को लेकर राजभवन कूच किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। कांग्रेस मुख्यालय से कांग्रेसी पूरे जोश और जुनून के साथ कांग्रेसी एकजुट होकर राजभवन कूच किए। राजभवन पहुंचने से पहले ही पुलिस ने 3 लेयर बैरिकेडिंग सुरक्षा घेरा बनाकर कांग्रेसियों को रोकने का पहले ही इंतजाम कर लिया था, लेकिन कांग्रेसियों ने पहले बैरिकेडिंग के सुरक्षा घेरे को बलपूर्वक गिरा दिया। फिर पुलिस ने कांग्रेसियों पर लाठियां फटकारनी शुरू कर दी। युवा कांग्रेस बेहद जोश और जुनून में दिखाई दिए। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष सहित वरिष्ठ नेताओं ने युवा कांग्रेसियों का पूरा साथ दिया और युवाओं के साथ प्रदर्शन के बीच में शामिल हो गए। इस बीच अचानक पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेसी नारेबाजी करते हुए राजभवन की ओर कूच करने की कोशिश करने लगे, जिस पर पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सहित बड़ी तादाद में कांग्रेसियों को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस भले ही राजभवन के दरवाजे तक न पहुंच पाई हो, लेकिन उनके प्रदर्शन से साफ हो चुका है कि आने वाले समय में त्रिवेंद्र सिंह रावत की मुश्किलें आसान होने वाली नहीं है। अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत शुरुआती दौर में ही अस्पतालों के द्वारा अनियमितताएं बरती गई थी, जिस पर अधिकारियों के द्वारा पुलिस में मुकदमे भी दर्ज करवाए गए थे, लेकिन वर्तमान के अधिकारियों को उस कार्रवाई की जानकारी तक नहीं है कि आखिर कार्रवाई किस तरीके की हुई। सरकार के द्वारा अटल आयुष्मान योजना को लोगों को मुफ्त इलाज के लिए शुरू की गई थी, लेकिन योजना के शुरुआती दौर में ही हालात बद से बदतर थे, जिसको देखते हुए अधिकारियों के द्वारा अस्पतालों की लापरवाही पर पुलिस में मुकदमे भी तक दर्ज करवाए गए थे, लेकिन अधिकारियों को उन मुकदमों की अब जानकारी तक नहीं है कि जिससे कहा जा सके कि अधिकारियों के द्वारा योजना में गंभीरता दिखाई गई है। अटल आयुष्मान योजना के सीईओ अरुणेन चौहान ने बताया कि कई अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, पुलिस में भी मुकदमे दर्ज किए गए थे, लेकिन पुलिस के द्वारा उनकी तहरीर पर क्या कार्रवाई हुई इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। अधिकारियों के इस तरह के बयान से दर्शाता है कि अधिकारी कितनी गंभीरता के साथ इस योजना पर काम कर रहे हैं। अटल आयुष्मान योजना लोगों को मुफ्त उपचार के लिए शुरू की गई थी, लेकिन अधिकारियों की हिला हवाली और लापरवाही के चलते अस्पताल भी बेलगाम होते रहे, जिसके चलते उन पर पुलिस में कार्रवाई भी की गई, लेकिन कार्रवाई की जानकारी अब अधिकारियों को नहीं है। नोएडा पुलिस का कारनामा एक बार फिर देखने को मिला है। हत्या के मामले को एक्सीडेंट में तब्दील करने वाली नोएडा पुलिस की चालाकी आखिरकार पकड़ी गई और उसके बाद गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया। यही नहीं, गुस्साए परिजनों ने बीच सड़क पर शव रखकर कई घंटों तक जाम लगाया। नोएडा पुलिस किस तरह से हत्या के मामले को छुपाने में लगी रही। यही नहीं, नोएडा पुलिस ने कमल शर्मा नाम की हत्या की बात को एक्सीडेंट में तब्दील करने की कोशिश की। निठारी के रहने वाले 26 वर्षीय कमल शर्मा की कल रात गोली मारकर हत्या कर दी।
लेकिन थाना सेक्टर 24 पुलिस ने एक्सीडेंट में पंचनामा भर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने की बात सामने आई, जिसके बाद परिजनों का गुस्सा फूटा और उन्होंने पुलिस और यूपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि मौके पर पहुंचे स्थानीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया और जाम को खुलवाया। मेरठ में दिन निकलते ही दर्दनाक हादसा हुआ है। एक मकान में रसोई में रखा सिलेंडर फटने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। धमाके से मकान की छत उड़ने से आसपास के घरों तक मलबा जा पहुंचा। मेरठ के थाना सरदरा क्षेत्र में रसोई में रखा सिलेंडर फटने से मकान की छत उड़ गई। आसपास के मकानों को भी बड़ी क्षति हुई। इस दर्दनाक हादसे में परिवार के 2 सदस्यों की मौत हो गई। मरने वालों में एक कांग्रेस के पूर्व नगर अध्यक्ष थे। करीब 6 लोग घायल हैं, जिनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। हादसे के बाद पुलिस और गांव के सभी लोग मौके पर पहुंच गए। हादसे से अफरा तफरी मच गई। दरअसल सरदना के रहने वाले आकिल खान के घर की रसोई में गैस सिलेंडर लीक हो गया था। रसोई में खाना बनाने के लिए महिला गई, तभी अचानक सिलेंडर में आग लग गई और जोरदार धमाके के साथ सिलेंडर फट गया। वहीं एसपी देहात अविनाश पांडे ने सरधना विस्फोट कांड को लेकर बताया कि इस हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल मलबे को हटा लिया गया है और मलबे में दबे सभी लोगों को बाहर निकालकर उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फोरेंसिक टीम जांच कर रही है, जबकि विस्फोट का कारण अभी तक सिलेंडर फटना ही माना जा रहा है। केंद्र सरकार ने दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण पर नियंत्रण की दिशा में कड़ी और बड़ी पहल की है। सरकार ने नया ऑर्डिनेंस लाया है, जिसके तहत प्रदूषण फैलाने के दोषी पाए जाने पर 5 साल की जेल की सजा का प्रावधान किया जाएगा। केंद्र सरकार ने ऑर्डिनेंस जारी कर प्रदूषण फैलाने वालों के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया है। केंद्र सरकार ने नए अध्यादेश के जरिए प्रावधान किया है कि जो भी प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होगा, वह दोषी पाए जाने पर 5 साल तक की कैद की सजा भुगतेगा और उस पर 1 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति ने बुधवार को ऑर्डिनेंस को मंजूरी दी। इसके तहत कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट भी बनाया गया है, जो दिल्ली, एनसीआर और आसपास के इलाके को देखेगा। प्रदूषण इस समय की गंभीर समस्या है। प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ कमीशन शिकायत करेगी। शिकायत कोर्ट में दर्ज कराई जाएगी। शिकायत के आधार पर कड़ी से कड़ी सजा भी सुनाई जाएगी। दिल्ली के युवक अमन बैसला के सुसाइड मामले को लेकर नाराज सैकड़ों लोगों ने आज डीएनडी पर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कई घंटे लोग डीएनडी पर धरना देकर बैठे रहे। बीते 29 सितंबर को दिल्ली के रहने वाले अमन बैसला ने अपने दफ्तर में सुसाइड कर ली। सुसाइड के दौरान अमन बैसला ने एक वीडियो भी वायरल किया, जिसमें उसने अपनी पूर्व प्रेमिका और एक युवक पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया। युवक की आत्महत्या के बाद लगातार दिल्ली के लोग सोशल मीडिया के माध्यम से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मुहिम चला रहे थे। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मुहिम के चलते आज गुर्जर समाज के सैकड़ों लोग नोएडा से दिल्ली को जोड़ने वाले डीएनडी टोल प्लाजा पर आ पहुंचे। कई घंटे वहां पर लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान डीएनडी टोल पर ट्रैफिक पूरी तरह से बाधित रहा। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिजनों से बात की। परिजनों का साफ तौर पर कहना था कि आत्महत्या के इस मामले में दिल्ली पुलिस पूरी तरह से लापरवाही बरत रही है, जिसका फायदा आरोपियों को मिल रहा है। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों ने अमन बैसला के परिजनों को आश्वासन दिया कि जल्द ही आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं अब अमन बैसला सुसाइड केस की जांच दिल्ली क्राइम ब्रांच करेगी। कई घंटे के धरना प्रदर्शन के बाद दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों ने अमन बैसला के परिवार से बातचीत की। बातचीत के बाद अमन बैसला के परिवार के कई सदस्य संतुष्ट नजर आए और उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया। नोएडा से गिरीश नारायण, R9 उत्तर प्रदेश। बिकरू कांड में जेल गए तत्कालीन एसओ चौबेपुर विनय तिवारी और दरोगा के शर्मा की विभागीय जांच की गई है, जिसमें दोनों दोषी पाए गए हैं। एसपी ग्रामीण की जांच पूरी हो गई है और वो जल्द ही जांच रिपोर्ट डीआईजी कानपुर को सौंपेंगे। बिकरू कांड के वक्त चौबेपुर थाने के एसओ रहे विनय तिवारी और दरोगा के शर्मा पर साजिश में शामिल होकर वारदात को अंजाम देने में बदमाशों का साथ देने का आरोप है। एसपी ग्रामीण ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने विभागीय जांच के दौरान पुलिसकर्मियों के बयान लिए और अन्य पुलिसकर्मियों से भी पूछताछ कर बयान दर्ज किए गए।
मोबाइल नंबर, CDR समेत अन्य वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए गए हैं। अब साक्ष्य के आधार पर दोनों पुलिसकर्मियों की जांच में दोनों दोषी पाए गए हैं। ये दोनों विक्रूकांड में पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं। विभागीय जांच रिपोर्ट मिलने के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ 14A की कार्रवाई की जाएगी, जिसमें बर्खास्त करने तक का प्रावधान है। जैसे साक्ष्य होंगे वैसी ही कार्रवाई आगे की जाएगी। मामला हमीरपुर के सुमेरपुर थाना क्षेत्र का है, जहां बताया जा रहा है दुर्गा विसर्जन के लिए दो बेटियां कल घर से निकली थी, तो वहीं देर शाम तक घर लौट के नहीं आने पर परिजनों ने मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है, पर आए दिन ऐसे होने वाले अपराध कानून व्यवस्था पर अब एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। हमीरपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब मूर्ति विसर्जन के लिए गई दो नाबालिग किशोरियां अचानक से रहस्यमय ढंग से गायब हो गईं। जब देर शाम तक किशोरियां घर नहीं लौटी तो परिजनों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी है। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। जहां एक और अभी हाथरस और औरैया में हुए बेटियों के साथ जघन्य अपराधों के मामले अभी शांत नहीं हुए हैं, तो वहीं हमीरपुर से दो नाबालिग बेटियों की लापता होने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि मूर्ति विसर्जन के लिए घर से निकली दोनों बेटियां अभी तक घर लौटकर वापस नहीं आई हैं। सपा विधायक नाहिद हसन व किराना कोतवाली पुलिस के बीच जमकर हुआ हंगामा। सपा विधायक नाहिद हसन ने कोतवाली प्रभारी प्रेम वीर राणा पर रिश्वतखोरी व बेगुनाहों को जेल भेजने से गंभीर आरोप लगाते हुए कोतवाल को बताया पूरी तरह से भ्रष्ट। आपको बता दें, ये तस्वीरें शामली के किराना कोतवाली की हैं, जहां पर सपा कार्यकर्ता और कोतवाली पुलिस के बीच आपस में हंगामा हो रहा है। आरोप है कि एक पीड़ित कोतवाली में तहरीर लेकर आया था, लेकिन कोतवाल द्वारा उसको ही बैठाने के आदेश दिए गए, जिससे कहीं ना कहीं सपा कार्यकर्ता नाराज़ हैं। सैकड़ों की तादाद में अपने विधायक के साथ कोतवाली परिषद में पहुंचे, जहां पर पुलिस के साथ घंटों बहस और हंगामा हुआ है। कोतवाली परिषद में काफ़ी देर चले हंगामे के बाद CO अपने पुलिस अमले के साथ मौके पर पहुंचे और किसी तरह से सपा कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास किया। शामली से कैमरा पर्सन दिशान के साथ समीर अली, R9 TV, उत्तर प्रदेश। एक नशेड़ी कलयुगी बेटे ने 70 वर्षीय अपनी बुजुर्ग मां को लाठी डंडों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस के लिए भेज दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इगलास इलाके के गांव मखदूमपुर में करीब 71 वर्षीय बुजुर्ग लामो नाम की महिला अपने परिवार के साथ रहती थी, जिसका बेटा नशे का आदी हो गया था। हर रोज शराब पीकर वो घर पर आता था। बुजुर्ग अक्सर इसका विरोध किया करती थी। ऐसा ही एक बार फिर से वाकया सामने आया। कलयुगी बेटे ने अपनी मां को किसी भारी वस्तु से पीट कर मौत के घाट उतार दिया है। बताया यह भी जा रहा है कि आरोपी बेटे की नशे का आदी होने के चलते मानसिक स्थिति भी खराब हो चुकी थी। हालांकि पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। SP देहात शुभम पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी पहले भी अपनी मां पर कई बार हमला कर चुका है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, वहीं आला कत्ल भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। अलीगढ़ से कैमरामैन बबलू के साथ प्रमोद कुमार, R9 TV, उत्तर प्रदेश। बहराइच जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक कलयुगी बेटा किस तरीके से शराब के लत के चक्कर में बन जाता है अपराधी। कलयुगी बेटे ने शराब के लिए पैसा न देने पर चाकुओं से गोदकर अपनी ही अधेड़ मां की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बेटा मौके से फरार हो गया। मामला कोतवाली मूर्तिहा अंतर्गत ग्राम अहिरावनपुर का बताया जा रहा है। निरंकार नाम का एक शख्स शराब का आदी था और शराब के लिए मां से अक्सर पैसा मांगता रहता था, जिसको लेकर मां और बेटों में आए दिन तकरार होती रहती थी और अंत में पैसा न देने पर एक दिन उसने अपनी मां पर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल हत्या की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच किया तो पता चला कि कलयुगी बेटे ने ही शराब के पैसे न मिलने पर अपनी मां की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। फिलहाल इस घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है कलयुगी बेटा। हाथरस मामले में दंगा फैलाने और फंडिंग करने के लिए जा रहे 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसकी सुनवाई आज हुई थी। PFI के 4 सदस्यों की अगली सुनवाई 4 तारीख को होने वाली है। 5 अक्टूबर को जनपद में यमुना एक्सप्रेसवे पे मार्ट टोल प्लाजा में PFI के 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पकड़े गए लोगों को हाथरस में जाकर सांप्रदायिकता अहिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे थे। CFI सदस्य मसूद निवासी बहराइच, आलम निवासी रामपुर,
जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद 4 नवंबर की तारीख निर्धारित की गई है। मथुरा में पीएफआई के सदस्यों में से मसूद की सुनवाई आगे बढ़ा दी गई है। न्यायाधीश 10 कोर्ट ने 4 नवंबर को अगली सुनवाई करने का करार दिया है। हरदोई पुलिस ने एक हफ्ते से गायब युवक की हत्या का खुलासा किया है। खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को जेल भेज दिया है। दरअसल पूरा मामला अरवल थाना क्षेत्र के नंदना गांव का है, जहां पर एक किशोर को अगवा कर उसकी हत्या कर दी गई थी। हत्या कर शव के टुकड़े टुकड़े करके एक धान के खेत में फेंक दिए गए थे, जो धान काटने के दौरान ग्रामीणों को बरामद हुए और पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने धान के खेत से शव के टुकड़ों को एकत्र किया और उनको फॉरेंसिक जांच के साथ ही उनको डीएनए के लिए भेज दिया। युवक की हत्या के मामले में पुलिस छानबीन कर रही थी। वहीं परिजनों की तहरीर पर 4 लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसके बाद चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी अनुराग वत्स ने बताया कि प्रधानी की रंजिश के चलते किशोर की हत्या की गई थी और हत्या में प्रयुक्त हथियार भी आरोपियों की निशानदेही पर बरामद कर लिए गए हैं। हरदोई से इंद्रेश दीक्षित, R9 TV, उत्तर प्रदेश।